लोकसभा में अंतरिम रेल बजट पेश। तेलंगाना मुद्दे पर हंगामे के चलते पूरा नहीं पढ़ा जा सका रेल बजट। पीएम बोले सदन के हालात से रो रहा है दिल। बजट में नई ट्रेनों की सौगात। 72 नई ट्रेनों को हरी झंडी। किराया न बढ़ा न कम हुआ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 3 प्रीमियम 6 एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। मोदी की चाय चौपाल आज। देश भर के टी स्टॉलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से होंगे मुखातिब। भोपाल के ऐशबाग में पकड़ाया सेक्स रैकेट। मुंबई और कोलकाता की 4 लड़कियों समेत 8 गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं। अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं संयुक्ता। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। एक जमाने में ट्रेन में चाय बेचने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी एक बार फिर चाय की दुकानों पर दिखाई देंगे। आज यहां वो चाय की चुस्कियों के साथ लोगों से बातचीत करेंगे। फर्क बस इतना होगा कि चाय की दुकानों पर मोदी की फिजिकल नहीं बल्कि वर्चुअल इमेज होगी। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के 17 जिलों में 52 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6 से 8 बजे तक यानी अब से लेकर 8 बजे तक सुशासन विषय पर लोगों के साथ चाय पे चर्चा करेंगे। बीजेपी के सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस ने ये व्यवस्था की है। भोपाल में 10 जगहों पर इसका आयोजन किया गया है, लेकिन बातचीत केवल एमपी नगर में ही होगी, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे। बाकी जगहों पर मोदी की बात को लोग सुन सकेंगे। तो मोदी की चाय चौपाल अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। 8 बजे तक चलेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देखना यह है कि चाय की चुस्कियों के माध्यम से राजनीति का ये जो एक एक्सपेरिमेंटेशन है, ये कितना सफल हो पाता है। तो चाय की चुस्कियों के साथ सुशासन विषय पर आज बातचीत करेंगे नरेंद्र मोदी लोगों से। अगर बात करें भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो 10 जगहों पर इसे आयोजित किया गया है, लेकिन बातचीत केवल एमपी नगर में होगी, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे। बाकी जगहों पर मोदी की बात को लोग सिर्फ सुन सकेंगे। तो काफी दिलचस्पी भी लोग दिखा रहे हैं। एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट यहां पर कर रही है बीजेपी। तो चाय की चुस्कियों के साथ आमतौर पर घरों पर, चौपालों पर बातचीत होती है, राजनीति पर भी बातचीत होती है, लेकिन एक राजनीतिक रूप उसे कभी नहीं दिया गया शायद इससे पहले। लेकिन आज वो देखने को मिलेगा। आपको बता दें, आज चाय चौपाल है मोदी की, यानी 6 से लेकर 8 बजे तक चाय की चुस्कियों के बीच बातचीत होगी नरेंद्र मोदी की। सुशासन यही वो विषय है जिस पर लोगों से वो बातचीत करेंगे तकरीबन 2 घंटे। भोपाल की अगर हम बात करें तो यहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 जगहों पर यह आयोजन किया गया है, लेकिन बातचीत केवल एमपी नगर में होगी, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी चाहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो, कई जगहों पर इसका आयोजन किया है और इसे आयोजित किया है बीजेपी के सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की विंग ने। तो काफी उत्साह भी यहां पर लोगों में है। दिलचस्पी है ये जानने की कि किस तरह से ये जो एक प्रयोग यहां पर किया जा रहा है वो सफल हो पाएगा। ऐसे में कितना सफल हो पाता है नरेंद्र मोदी का ये चाय चौपाल, ये देखना दिलचस्प होगा। तो पहले चाय पिलाई जा रही थी और अब चाय चौपाल पर चर्चा, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ, और विषय सुशासन। तो आज सबकी निगाहें इसी पर है कि किस तरह से ये चाय चौपाल होगी नरेंद्र मोदी की, किस तरह से वो बातचीत करेंगे, क्या बातचीत करेंगे, लोगों से किस तरह का रिस्पांस मिलेगा और कितना सफल होता है नरेंद्र मोदी का ये चाय चौपाल।
तो 52 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ये मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 17 जिलों में 52 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से लेकर 8 बजे तक सुशासन विषय पर लोगों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी। फर्क बस इतना होगा कि फिजिकल नहीं बल्कि वर्चुअल इमेज उनकी वहां पर मौजूद होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये जो पूरा कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया है। तो चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति पर कई बार चर्चा की है, घरों पर, चौपालों पर, लेकिन आज नरेंद्र मोदी से यानी बीजेपी के पीएम इन वेटिंग से किस तरह से बातचीत होती है, सुशासन विषय पर यह देखना दिलचस्प जरूर होगा और लोगों की दिलचस्पी भी इस बात में जरूर है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चाय पर चर्चा और विषय होगा सुशासन। तो अगर उन्हें लेकर आती है जनता 2014 में 60 महीनों के लिए, तो क्या कुछ बदलाव वो लेकर आएंगे, सुशासन की उनकी क्या परिभाषा है, इन सवालों पर और तमाम दूसरे विषयों पर आज बातचीत करेंगे नरेंद्र मोदी, ऐसी उम्मीद है। तो एक चाय वाला पीएम क्यों नहीं बन सकता, ये जो बीजेपी के सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की विंग है वो पूछ रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम रुक करेंगे 2 जगहों का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण तिवारी जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़े हैं। सबसे पहले अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी भोपाल में किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह है और क्या उम्मीद है, कितनी देर में नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे और बातचीत करेंगे सुशासन विषय पर? जी संयुक्त, यहाँ पर जो भोपाल में मुख्य कार्यक्रम हो रहा है, एमपी नगर का ये इलाका है और चाय की चौपाल यहाँ पर सज चुकी है। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो आपको दिखाएं, थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। ये देखिए चाय की चौपाल यहाँ पर लगी है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे, संगठन महामंत्री अरविंद मेनन पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी भी लाइव कनेक्ट यहाँ से होंगे और लोगों की सवाल जो भी होंगे उनसे वो जवाब देंगे। तो ये चाय की राजनीति एक नए तरह की राजनीति है, सुशासन पर चर्चा होगी लेकिन चाय की टेबल पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रदेश संवाद प्रमुख है। हितेश जी, मतलब चाय के साथ सुशासन कॉम्बिनेशन कैसा है ये? देखिए, ये जो सेंटर फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस करके एक संस्था है जिसने पूरे देश भर में आयोजित किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम एक जवाबदेही सरकार चुने और उसको लेकर श्री नरेंद्र भाई मोदी का एक सीधा संवाद, जो लोग 30 साल पर बैठते हैं उठते हैं उन सबसे बातचीत का ये उपक्रम इन्होंने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। एक अच्छा सफल प्रयोग है, लोग बड़ी मात्रा में जुट रहे हैं, यंग लोग हैं जो बातचीत करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं और एक अच्छी पहल है कि हम अपने नेताओं को लोगों के बीच लेकर जाएं, उनको कांच के 10 जनपथ में घेर कर ना रखें। मध्य प्रदेश में कितनी जगह पे ये कार्यक्रम है और नरेंद्र मोदी कितनी जगह पे जुड़ के लोगों के सवालों का जवाब देंगे और ये कितना कारगर साबित होगा, क्या आपको लगता है? देखिए, मध्य प्रदेश लगभग 17 स्थानों पर इस कार्यक्रम को रखा गया है, उसमें से कुछ स्थानों पर मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे। जी, हमारे साथ एक और कार्यकर्ता है, नरेंद्र मोदी की टीम जो अलग अलग जगह बनी है इस कार्यक्रम के लिए खासतौर पर पवन जुड़े हुए। पवन, बताइए आपकी क्या पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा और नरेंद्र मोदी यहाँ पे कब जुड़ेंगे, आखिर कब लोगों के सवाल? नरेंद्र मोदी अभी आ चुके हैं और 6 बजे से ये प्रोग्राम चालू होने वाला, जो कि चालू हो चुका है। ये 6 बजे से 8 बजे तक चलेगा, जिसमें कि आधा घंटा जो 25 का समय दिया गया है, इसमें मोदी जी अपना स्पीच देंगे, उसके बाद लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। उसमें ये भी बताएंगे वो कि कैसे गुड गवर्नेंस पे कैसे काम करना है, जो लोग सजेशन देंगे उनकी सजेशन सुनेंगे, क्योंकि चाय एक ऐसा माध्यम होता है जिससे कि किसी भी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। इसीलिए आम आदमी से अट्रैक्शन करने के लिए भी नरेंद्र मोदी एक चाय पे चर्चा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है।
और ये भोपाल में 9 जगहों पे ये पूरा संचालित हो रहा है। और ये जो पॉइंट है आनंद पोहा स्टॉल, यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। और एक बार संयुक्त हम आपको दिखा दें कि अहमदाबाद से मोदी लाइव जुड़ने वाले हैं और मोदी स्क्रीन पे आप जो देख सकते हैं कि मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। हम स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, चूंकि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद का ये वो मुख्य स्थल है जहां पर कि नरेंद्र मोदी एक साथ लोगों से जुड़ने वाले हैं। चूंकि स्क्रीन थोड़ी नीचे है और कार्यकर्ता जो चाय पीने यहाँ पर आए हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा हो गई है, इसलिए वहां तक हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। कैलाश जी, ये चाय के साथ प्रशासन किस तरह का कॉम्बिनेशन जमाया है और कितना कारगर ये तरीका साबित होगा चाय के साथ मोदी को पीएम के लिए? देखिए, धर्मनिरपेक्षता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होता। यहाँ पर चौराहे पे खड़े लेकर सब धर्म के लोग आकर चाय पी रहे हैं। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहने वाले, वो लोग जो मोदी जी को सांप्रदायिक कहने वाले लोगों के गाल पे करारा तमाचा है, यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस तरह का नया प्रयोग बीजेपी करने जा रही है इस बार? प्रयोग नहीं, ये मौका कांग्रेस ने हमको दिया है, राहुल ने दिया हमको मौका। राहुल जी ने कहा कि चाय वाला, अब ये चाय वाला क्या करेगा आने वाले समय में बताया। तो लगता है कि ये तरीका जनता को अपील करेगा और मोदी को पीएम के लिए बड़ी सफलता साबित होगा ये तरीका। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने जिस तरीके से रिकॉर्ड बनाए हैं इस देश के अंदर, सभाओं के माध्यम से, रैली के माध्यम से, आज तक किसी भी नेता की इतनी बड़ी बड़ी रैली नहीं हुई अटल जी के अलावा जितनी मोदी जी की हुई। और कल याद आ रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब सबसे सर्वश्रेष्ठ अभी तक प्रधानमंत्री वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और अब नरेंद्र मोदी शायद उनका भी रिकॉर्ड हो सकता जी भी हैं, उनके पास आ रही है। चलिए, तो ये अहमदाबाद की तस्वीर जहां से नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब होंगे। दूसरी जगहों पर जहां पर ये चाय चौपाल का आयोजन किया गया है, भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी पल पल की अपडेट दे रहे थे किस तरह से अब नरेंद्र मोदी जुड़ चुके हैं और वहां पर अब इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह से ये बातचीत होगी नरेंद्र मोदी के और दूसरे लोगों के बीच में, और सुशासन विषय पर क्या कुछ यहाँ पर नरेंद्र मोदी कहेंगे और उनसे क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की ये चाय चौपाल शुरू हो चुकी है। भारी भीड़ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो वहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जुड़ेंगे। फर्क बस इतना होगा कि फिजिकली नहीं बल्कि वो वर्चुअल इमेज के तौर पर जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सुनाई दे रहा है। तो ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये अहमदाबाद की है जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 17 जिलों में 52 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 बजे तक सुशासन विषय पर लोगों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी। अपनी तरह का एक अनोखा प्रयोग है, इसलिए दिलचस्पी भी लोगों की बढ़ गई है। इस वक्त हम रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष तिवारी जुड़े हुए हैं। आशीष, रायपुर की अगर हम बात करें, किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तैयारियां, और इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? संयुक्ता, मैं पंडरी बस स्टैंड पर मौजूद हूं और यहाँ पर एक टी स्टॉल पर के सामने इस वक्त हम खड़े हैं। रायपुर की बात करें तो 6 अलग अलग जगहों पर इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। चाय पर चर्चा आयोजित की जा रही है और ये जो चाय है, चाय के पीछे के इंटेंशन पर यदि जाए, नरेंद्र मोदी के इंटेंशन पर जाए तो ये चाय पूरे देश को जोड़ती है। और खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी खुद बचपन में चाय बेचा करते थे, तो एक साइकोलॉजिकली डील है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि एन इलेक्शन के पहले ज्यादातर लोगों को कैसा जोड़ा जाए। और चाय पर चर्चा की बात हो तो आम लोग इस चर्चा में शामिल होने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल सीएजी की टीम इस पूरी आयोजन को यहाँ पर डील कर रही है। सीएजी के यहाँ पर सदस्य हमारे साथ है। उदय, किस तरीके का ये आयोजन होगा और क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पर? ये चाय पे चर्चा जो हो रहा है पूरे देश में 1000 लोकेशन पे हो रहा है, जो कि 300 सिटीज में हो रहे हैं। ये इस पे चाय जो है, चाय के साथ नरेंद्र मोदी के साथ आप चर्चा करेंगे
और आज का जो टॉपिक है गुड गवर्नेंस, कि गुड गवर्नेंस हमारे देश में कैसे लाया जाए। और एक ये नए तरह का कैंपेन किया जा रहा है जो कि सीएजी के द्वारा किया जा रहा है, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, ये ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि एक बॉडी है नरेंद्र मोदी के कैंपेन को सपोर्ट करने की। बॉडी है नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग को सपोर्ट करने के लिए, और 6 अलग अलग जगहों पर रायपुर में ये आयोजन किए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि हर जगह सीएजी जो है, सीएजी मोटे तौर पर सीएजी इस पूरे कैंपेनिंग का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी यहां पर कोऑर्डिनेशन की भूमिका में है। क्या रिस्पांस मिल रहा है प्रारंभिक तौर पर? चूंकि ये फर्स्ट डे है, 12 फरवरी जो है पहला दिन है, और ये कार्यक्रम नेक्स्ट 3 महीने तक चलने हैं, तो पहला दिन के अनुसार से अगर देखें तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। जैसे जैसे लोगों को और पता चलेगा लोकेशंस के बारे में, और भी अच्छा रिस्पांस होने की उम्मीद है। आम लोगों से बात करते हैं संयुक्त, यहाँ पर आम लोग भी पहुंचे हुए हैं। चाय पर चर्चा में आप आए, किस तरीके की उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी को लेकर आप लोगों की? नरेंद्र मोदी तो ठीक है, चाय भी उसके चर्चित में है। नरेंद्र मोदी भी बार ही प्रधानमंत्री बनने के योग्य भी है, और चाय से भी काफी भी चला और बहुत भी नोट कमाए। जो भी किए नरेंद्र मोदी अभी जो भी कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं, और हम उसके साथ में हैं और उसी भी काम भी करें। मेरा नाम बसंत कुमार टंडन, अकलतरा। क्या करते हैं आप? मैं टेलरिंग काम करता हूँ। आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी की इस कैंपेनिंग में आप शामिल होने आए हैं, चाय पर चर्चा में आप यहाँ पर मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? नरेंद्र मोदी अच्छे पीएम है, बनने का वो अच्छी चांस है, और हमारे यहाँ जितने भर हैं तो सभी उनके समर्थक हैं नरेंद्र मोदी जी का। और जरूरी है कि देश का कल्याण होना है तो नरेंद्र मोदी जी आए। देखिए संयुक्त, ये वही साइकोलॉजिकल डील की जो बात मैंने शुरुआत में की थी, उसका नजरिया यहाँ पर, आम लोगों का नजरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि हर तबके के लोग इस चाय पर चर्चा में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जहाँ पर ये आयोजन किए जा रहे हैं, हर स्तर पर हर तबके के लोग हैं। इसमें रिक्शे वाले भी हैं, ठेले वाले भी हैं, और कार पर चलने वाले लोग भी हैं। यहाँ पर बीजेपी के कुछ लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। किस तरीके का रिस्पॉन्स प्रारंभिक तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप लोगों को? रिस्पांस बहुत अच्छा है, कहीं पे भी बताने की जरूरत नहीं है, ये जाहिर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग चाय पीने नहीं बल्कि मोदी जी को सुनने आ रहे हैं, मोदी जी को जानने आ रहे हैं। एक अहम बात है, आपको लगता है कि ये चाय लोगों को जोड़ पाएगी बीजेपी से? निश्चित तौर पर जोड़ पाएगी। चाय हिंदुस्तान के जीवन का अंग है, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी पे आरोप लगा था कि वे चाय बेचते हैं, तो उस बात को हिंदुस्तानी व्यक्तियों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनकर रहेगा, न कि कोई देश को बेचने वाला। जी आशीष, हम वापस आपके पास आएंगे। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर चाय का महात्मा ही ना हो, और चाय से चाह भी बढ़ती है, ये हम भली भांति जानते हैं। और हमारे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति का ये आजीविका साधन है। 25-50 रुपया लेकर के वो अपने चाय का व्यवसाय शुरू कर देता है, और दिन भर लोग आते हैं। एक प्रकार से चाय का ठेला हो, कहीं रेकड़ी हो, वहां लोगों का आना जाना होता है। लेकिन विशेषता ये है कि एक प्रकार से ये फुटपाथ पार्लियामेंट होती है। दुनिया के हर विषय की चर्चा चाय की चुस्की लेते लेते होती है। अपने गांव की समस्या की भी चर्चा होगी, किसी परिवार की भी बात होगी, और इजराइल में क्या हुआ उसकी भी चर्चा हो जाएगी। मंगल पर क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी भी चर्चा हो जाएगी। तो हमारे देश में चाय एक प्रकार से फुटपाथ लोकसभा का एक सबसे बड़ा सेंटर है। और आज जब मैं चाय की चर्चा के कार्यक्रम आया हूं, तो स्वाभाविक मेरी बचपन की यादों के साथ मैं जुड़ जाता हूं। और मैंने देखा है कि चाय बेचते बेचते मुझे बहुत कुछ सीखना भी मिलता था।
अनेक लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता था, मान अपमान की घटनाएं घटती थी। चाय बेचते समय लोगों की बातें सुनता था, बड़े गौर से सुनता था। तो मेरे लिए एक विशेष अनुभव रहा है बचपन का। लेकिन साथ साथ चाय पे जो चर्चा होती है हमारे देश, कोई समाज, कोई वर्ग ऐसा नहीं होगा। आज भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े घराने में जाओ, अच्छा चाय पियेंगे क्या, यहीं से शुरू होता है और फिर बातें शुरू होती हैं, समस्याओं की चर्चाएं होती हैं। इस काम को टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत प्रयोग है, हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। शायद दुनिया में भी कहीं पर एक साथ 5 टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ हो, ऐसा तो शायद नहीं हुआ होगा। और आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता जनार्दन के साथ संवाद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग मैं मानता हूं। जब से इस चाय पे चर्चा वेबसाइट को प्रारंभ किया, लाखों लोगों ने उसको विजिट किया, हजारों लोगों ने अपने सुझाव भेजे, हजारों लोगों ने सवाल भेजे हैं। तो देश का सामान्य मानवी क्या सोचता है, उसकी अपेक्षाएं क्या है, इसको समझने का मुझे बहुत बड़ा अवसर इस कार्यक्रम के तहत मुझे मिला है। तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड थैंक्स टू ये हमारी चाय कि जिसने हमें ये मौका दिया है। जिन मित्रों ने मुझे सवाल भेजे हैं, सुझाव भेजे हैं, मैं उनका भी बहुत आभारी हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सुशासन पर, गुड गवर्नेंस पर। महात्मा गांधी ने हमें स्वराज्य दिलाया, लेकिन हम सुराज्य नहीं बना पाए। अगर हमारा स्वराज्य सुराज्य में पलट जाता तो दुनिया के कई देश जो हमारे बाद आजाद हुए, वह दुनिया के समृद्ध देशों में उनकी गिनती हो रही है। हम भी करोड़ों देशवासी हैं, हम भी कहां से कहां पहुंचते, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को पूछो, उसकी सरकार के प्रति शिकायत रहती है। उसको लगता है भाई सरकार से कोई अपेक्षा पूरी नहीं होगी, सरकार छोड़ो यार, सरकार क्या करेगी। ये मनस्थिति बनी हुई है। एक प्रकार से लोगों का भरोसा टूट गया है। इतना बड़ा देश, 125 करोड़ जनवासी, और इनका अगर खुद ने चुनी हुई सरकार पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर अगर उसका भरोसा ही टूट जाएगा तो देश कैसे चल सकता है। इसलिए ये भरोसा फिर से एक बार प्रस्थापित हो, ये बहुत आवश्यक है। गुड गवर्नेंस, सुशासन, ये शब्द तो इन दोनों सुनाई देता है, लेकिन उसके मायने समझ नहीं आते हैं। और इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं देश भर में 1000 स्थानों पर आज मैं बात कर रहा हूं, एक साथ में लाखों लोगों से बात कर रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि आज मैं सुशासन, गुड गवर्नेंस, इसी एक विषय पर आपसे बात करूं, आपके विचार सुनूं, आपके सवाल समझूं और एक अच्छी चर्चा का हम प्रारंभ करें। और चुनाव तक मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आज हम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बराबर ठीक से सफल हुए, और मुझे विश्वास है कि सफल होंगे, 1000 स्थान पर से क्या फीडबैक आता है उससे पता चलेगा,
तो हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। हर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद जैसी जैसी सुविधा बनेगी, नए नए चाय की दुकानों पर चले जाएंगे और हर बार 1,000 ऐसे चाय की चर्चाओं को एक साथ हम बातचीत करेंगे। अगर ये कार्यक्रम मेरे मन में जिस प्रकार से है, ये अगर मैं पूरा कर लूंगा तो इस देश के 2 करोड़ नागरिकों से मेरा सीधा संपर्क होगा। और लोकतंत्र एक उत्सव होता है। चुनाव में एक महा उत्सव के रूप में लोकतंत्र की पूजा की जाती है। चुनाव में हर राजनीतिक दल की जिम्मेवारी होती है कि वो जनता से बात करे, जनता को अपनी बात बताएं, जनता को अपनी बात समझाएं। जनता का आग्रह रहता है कि उसके सवालों के जवाब मिले। एक प्रकार से पॉलिटिकल एजुकेशन होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव ये राजनीतिक प्रशिक्षण का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। मैं पिछले दिनों देश भर में रैलियां कर रहा हूं, बहुत बातें हो रही है, बहुत लोगों से मिल रहा हूं, हर प्रदेश की बात करके आता हूं। और अब एक 2-4 प्रदेश बाकी रह गए, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण मैंने पूरा कर लिया है। काफी कुछ समझने को मिलता है, लेकिन आज एक अलग प्रयोग है। 1000 चाय की ऐसे चौपाल पर मेरी बात होगी। देश के 300 से अधिक स्थानों पर एक साथ मैं बात कर रहा हूं। और जब मैं गुड गवर्नेंस की बात करता हूं, हम जानते हैं शरीर दिखने में कितना ही अच्छा क्यों न हो, कितना तंदुरुस्त क्यों न हो, कितना ही मजबूत क्यों न हो, लेकिन अगर एक बार उसमें डायबिटीज प्रवेश कर जाए तो बाहर से दिखने वाला तंदुरुस्त शरीर भी कई बीमारियों का यजमान बन जाता है, बीमारियों को निमंत्रण देना शुरू कर देता है और उसके बाद ढेर सारी बीमारियां शरीर में प्रवेश करना शुरू हो जाती है। ये बैड गवर्नेंस भी डायबिटीज जैसा होता है। एक बार वो आ गया कि सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। फिर भ्रष्टाचार भी उसके साथ जुड़ जाता है, बर्बादी भी शुरू हो जाती है, विकास का नामो निशान नहीं रहता, जनता जनार्दन भी अनेक कष्ट झेलने के लिए मजबूर हो जाती है। और इसलिए भारत जैसे देश में सुशासन पर बल देना चाहिए, सुशासन का आग्रह होना चाहिए। और इसलिए आज मैंने विशेष रूप से गुड गवर्नेंस इसी विषय पर लोगों के विचार सुनने के लिए एक कार्यक्रम की योजना की है। देश भर से मित्रों को मैंने निमंत्रण दे रहा हूं, उनके सुझाव सुनेंगे हम। आज मैं आराम से आपके साथ बैठने वाला हूं, बीच में जरूरत पड़ी तो दूसरी भी चाय पी लूंगा शायद, और आप भी पी लीजिए। तो मित्रों, मैं देश भर के भिन्न भिन्न कोनों से मेरे उस पर कुछ न कुछ मैसेज आना शुरू हुए हैं। तो शुरू करें मित्रों, हम आपकी बात को सुने। मुझे यहाँ तिरुवनंतपुरम, बड़ोदरा, मैंगलोर, वाराणसी दिखाई दे रहे हैं।
चलिए हम चलते हैं मैंगलोर। सबसे पहले जो फुटपाथ पार्लियामेंट का टर्म मोदी जी ने यूज किया है, 1000 ऐसे फुटपाथ पार्लियामेंट से आज हम जुड़ेंगे विभिन्न रूपों से। तो हम मैंगलोर चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या लोग कहना चाहेंगे मोदी जी से। विभिन्न रूपों से तो हम मैंगलोर चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या लोग कहना चाहेंगे मोदी जी से। विभिन्न रूपों से तो हम मैंगलोर चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या शायद थोड़ी तकनीकी डिफिकल्टी आ रही है। हम कुछ ही मिनटों में अलग अलग शहर से जुड़ेंगे। जब तक हम मैंगलोर से जुड़ते हैं, वहाँ की तकनीकी खराबी को ठीक करते हैं, हम चलते हैं वडोदरा। वडोदरा से हमसे लोग जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा नाम कैलाश गोस्वामी है और मैं नरेंद्र मोदी जी से ये सुझाव करना चाहूँगा कि एमपी एमएलए जो है वो हर हफ्ते अपने विस्तार में जाए और आम जनता से संपर्क में रहे। इससे क्या होता है कि जनता का जो आत्मविश्वास है, प्रेम है, जो बढ़ता है एमपी एमएलए के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप हर हफ्ते अपने विस्तार में जाइए और आम जनता से मिलिए। अच्छा सुझाव आपने दिया है। जनप्रतिनिधि का काम रहता है कि वो लगातार जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख का साथी बने। मैं ऐसे एमएलए एमपीज को जानता हूं कि जो 9-9, 10-10 बार चुन करके आए हैं और अपने क्षेत्र में अगर किसी परिवार में मृत्यु हुई तो महीने 2 महीने के बाद भी वो उनके घर जरूर हो आते हैं। मैंने ऐसे भी विधायक देखे हैं कि किसी परिवार में शादी ब्याह हो जरूर पहुंचते हैं। यानी अशुभ प्रसंग हो या शुभ प्रसंग हो, वो नियम से जाते हैं और इसके कारण उनको स्वाभाविक लोगों की समस्याएं क्या है उसका पता चलता है। कुछ लोग मैंने देखा है कि रेगुलर वे में सप्ताह में एक दिन भिन्न भिन्न इलाकों में भ्रमण करते हैं, घर घर जाते हैं। तो ज्यादातर हमारे देश में एमएलए एमपीज के लिए बहुत कम अपवाद होते हैं कि जनता के बीच जो जाएं, यानी जनता के बीच न जाए तो भी वो चले रहे, ऐसा बहुत कम होता है। हमारे देश में लगातार उनको दौड़ना, और सभी दल के एमएलए एमपी को दौड़ना पड़ता है, और जो बनना चाहते हैं उनको भी दौड़ना पड़ता है। जो टिकट मांगते हैं उनको भी। हमारे इतिहास के अंदर कई हमारे पूर्वजों ने किया था। जब हम चाणक्य की बात करते हैं तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की तो बड़ी चर्चा है। टैक्सेशन के संबंध में चाणक्य ने एक बड़ी मजेदार बात बताई है। अब मैं उस बात को बोलूं तो कोई उसका मेरे गले में न भर दे, वरना लोग कहेंगे कि मोदी जी फिर तो आपको चाणक्य की तरह ही है टैक्सेशन सिस्टम लागू करना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने कही, तो सिद्धांत का तो उपयोग आज भी है। उन्होंने कहा था कि भाई टैक्सेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए। तो चाणक्य कहते थे
कि फूल के ऊपर मधुमक्खी बैठती है, वो फूल को कोई भी नुकसान किए बिना उसे जो चीज चाहिए वो ले लेती थी। उसको उसके शरीर के लिए आवश्यक है वो भी उसमें से मिल जाता था, और वो जो ले जाती थी उसका उपयोग फूलों के विस्तार के लिए करती थी, यानी ग्रोथ के काम में भी वो मधुमक्खी आती थी। यानी टैक्सेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसके कारण लोगों को मधु तो मिले, लेकिन जैसे मधुमक्खी फूल की रक्षा करते हुए मधु देती है, वैसे ही शासन ने टैक्स उतना ही लेना चाहिए ताकि जिससे टैक्स ले रहे हैं उसको कोई हानि ना हो, और जो टैक्स मिले वो मधुरी की तरह सब दूर प्रसारित हो। चाणक्य की ये सोच आज भी मैं समझता हूं दिशा दर्शक बन सकती है। अब देखिए टोडरमल, हम सब इतिहास पर टोडरमल का नाम पढ़ते थे। हमारे देश में भूमि विज्ञान, भूमि के रिकॉर्ड्स, उसका सबसे बड़ा काम जिसको आज रेवेन्यू कहा जाता है, महसूली विभाग कहा जाता है, वो टोडरमल के जमाने से शुरू हुआ। और उन्होंने कागज पर सिर्फ जमीन के नक्शे नहीं बनाए, उन्होंने एक पूरी व्यवस्था खड़ी की, और पूरी व्यवस्था खड़ी करके जमीन की मालिकी, उसका हस्तांतरण की प्रक्रियाएं, राज्य के साथ जमीन का नाता, राज्य की मालिकी, व्यक्ति की मालिकी, एक पूरा विज्ञान विकसित किया था। और टोडरमल की वो परंपरा आज सदियों के बाद भी चल रही है, लेकिन उसमें जो समय अनुकूल अपग्रेडेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ। एक नियम से सरकारों में नियम है कि हर 30 वर्ष जमीन को नापना चाहिए, उसके हक प्रस्तावित करने चाहिए, उसके जो मालिक हैं उनको नए सर्टिफिकेट देने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में पिछले 100 साल में जमीन नापने का काम ही नहीं हुआ है। उसके कारण ये जो जमीन के झगड़े वगड़े होते रहते हैं, उसके मूल में वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने कोशिश की है टेक्नोलॉजी का उपयोग, सैटेलाइट का उपयोग, बड़े आधुनिक ढंग से अपने यहाँ जमीन नापने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। 100 साल के बाद ये काम हो रहा है, लेकिन उसके कारण बहुत बड़ी आने वाले दिनों में जनता की सेवा होने वाली है। अब शेरशाह सूरी हम नाम जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शेरशाह सूरी का विजन उस समय, और जो जीटी रोड की चर्चा हो रही है, वो जीटी रोड शेरशाह सूरी के जमाने में हुआ था। यानी उस जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कितना बल था। इसलिए इतिहास में जिन महापुरुषों ने महान काम किए हैं, सुशासन के लिए काम किए हैं, विकास के लिए काम किए हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन समयानुकूल परिवर्तन करना चाहिए। वैसे का वैसा मॉडल आज नहीं चल सकता, वैसे के वैसे माध्यमों से काम नहीं हो सकता, लेकिन श्रेष्ठ विचार चिरंजीव होते हैं, वो पीढ़ियों तक चलते हैं। श्रेष्ठ विचार कभी मरते नहीं हैं। इन महापुरुषों ने इस श्रेष्ठ सिद्धांतों को प्रस्तावित किया हुआ है। तो मैं त्रिपाठी जी के और वाराणसी से हैं, तो स्वाभाविक ऐसे पंडित वाला ही प्रश्न पूछेंगे वो। तो पंडित वाला प्रश्न उनका मैंने समझने की कोशिश की है, और मेरी जितनी समझ है मैंने बताने का प्रयास किया है। तरफ केरला में, वहां देखते हैं क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे लोग। Sir, I am Rahul.
would like to ask you one question. Black money has created a parallel economy in our society, with its size as double as real economy. Sir, I am Rahul. A significant section of society believes that a strong political will, especially at the center, is required to tackle this problem. What are your views on black money and how do you plan to tackle it? Especially at the center is required to tackle this problem. What are your views on black money and how do you plan? तिरुवनंतपुरम मुझे क्लियर नहीं सुनाई देता. Sir, I am Rahul. I would like to ask you one question. Black money has created a parallel economy in our society, with its size twice as that of real economy. A significant section of society believes that a strong will, especially at the center, is required to tackle this problem. What are your views on black money and how do you plan to tackle it? Not only this is your personal worry, but the whole country is worried about the black money. And black money is not simply an issue of taxation or a theft in taxation. Black money is an anti-national activity. And there are two types of black money. The economy of black money, parallel economy within the country. And at the same time, the black money which is there in the outside India, in the different countries. For that it requires a political will. And I give you the assurance to my countrymen that when we will form a government in Delhi, we will create one task force, and according to that suggestions, we'll make a law. The required amendment is necessary. We'll do the amendment, and we will bring each and every single rupee from the foreign countries, which is deposited by the Indian citizens, and which is the black money. And I'm committed to this because this money belongs to the poor people of India. And no one has right to do this type of anti-national activity. So this will be the prime responsibility of the new government in Delhi to bring back the money which is stolen from India. Second thing is that, and I'm sure only the next government will be able to do this. No other government can do this. It's my personal commitment, and that's how I'll do it. And I would like to do one incentive scheme with this. Whatever money will bring from
foreign countries and which is India's property, out of that money, whether it is 5% or a 10%, those who have a fixed income or a salary earning people, I will distribute this 5%, 10% amount to all those who are a regular taxpayer, and particularly the fixed salary earning people and those who are paying the tax. In a way, employees. I will give a special benefit schemes for them. यानी मेरा स्पष्ट मत है कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है, उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। ईमानदार लोगों को एक नया इंसेंटिव और चोर लुटेरों को सजा, एक नया कल्चर हम डेवलप करेंगे। मोदी जी, हमसे लोग फेसबुक पर भी जुड़े हैं। मैं अभी उनके 2 प्रश्न लेना चाहूँगा। प्रशांत गुप्ता का ये प्रश्न है कानपुर से कि टेक्निकल कोर्सेज को स्कूली एजुकेशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट भी स्कूल एजुकेशन के साथ साथ होती रहे। एक दूसरा प्रश्न है आदित्य मुखर्जी से कि आपका क्लीन एनर्जी को लेकर भारत में आगे क्या होना चाहिए, आपके क्या इसकी सोच है? मैं दूसरे सवाल को पहले लेता हूं। आपका फेसबुक पर जो सवाल था कि क्लीन एनर्जी के संबंध में मेरे क्या विचार है। आप देखिए, गुजरात ने क्लीन एनर्जी के सेक्टर में गेम चेंजर की भूमिका अदा की है। हम पहले स्टेट रहे हैं जिसने सबसे पहले सोलार एनर्जी की पॉलिसी लाई और भारत सरकार बाद में लाई। और भारत सरकार जब लाई तो उसके शायद 19 रुपये थे, हम लाए तो 13 रुपये थे। तो हमें लग रहा था कि अब हिंदुस्तान में हमारे पास कौन आएगा, सब भारत सरकार के पास चले जाएंगे। लेकिन लोग इफेक्टिव गवर्नेंस की भी उनको जरूरत होती है। ज्यादातर लोग गुजरात में आए और हमारे यहाँ हम आज एशिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क बन गए। आज नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार ने 19 रुपये से यूनिट का रेट तय किया था, 13 रुपये तक तय किया था और
अब कम होते होते 7 रुपये 7.5 रुपये तक आया है। दूसरी तरफ फ्यूल का प्रॉब्लम है, कोयला का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो वो बिजली महंगी होती जा रही है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि क्लीन एनर्जी और ये फ्यूल वाली एनर्जी करीब करीब बराबर हो जाएगी और आने वाले दिन में वो इकोनॉमिकल बनेगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस युग में हम मानव जात की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, शहरों में जो वेस्ट होता है उसमें से भी बिजली बनाने का एक बहुत बड़ा जाल खड़ा करना चाहिए ताकि शहर भी साफ सुथरे रहेंगे और उस कूड़े कचरे में से बिजली पैदा करने का काम होगा, जो बिजली उस शहर की अपनी एक इनकम का एक बहुत बड़ा साधन बन सकती है। रूफटॉप पॉलिसी हम सोलार की ला सकते हैं कि आप अपने छत पर ही बिजली पैदा करो और सरकार वो बिजली खरीद ले ताकि आपके घर में महीने की 500-1000 रुपए की इनकम हो जाए तो मध्यम वर्ग के परिवार को वो काम आएगी। भारत जैसे देश में जहां पर बिजली सूर्य प्रकाश बहुत विपुल मात्रा में है, उसने प्रयोग करना चाहिए। एक प्रयोग हम लोगों ने ये अपने यहाँ किया कि कैनाल के ऊपर सोलार पैनल लगाने के कारण 1 किलोमीटर कैनाल के ऊपर 1 मेगावाट सोलार की बिजली का पैनल लग सकता है और उसके कारण 1 करोड़ लीटर पानी जो कि बाष्पीभवन होता है, इवेपोरेट होता है, वो बच जाता है, पानी बचता है। दूसरा, जमीन बच जाती है क्योंकि कैनाल के ऊपर डाल देते हैं। तीसरा, पानी नीचे ठंडा होने के कारण जनरेशन कैपेसिटी करीब 16% ज्यादा हो जाती है, वो अपने आप में एक एक्स्ट्रा मुनाफा है। फिर कैनाल हर गांव के निकट से गुजरती है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी कम हो जाता है, ट्रांसमिशन लॉस कम हो जाता है। जहां पर विंड एनर्जी की संभावना है, विंड वेलोसिटी ज्यादा है, वहां पर विंड एनर्जी पर काम करना चाहिए। विंड एनर्जी में भी इन दिनों एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, आने वाले दिनों में शायद उसमें सफलता मिलेगी। ये जो पवन चक्की होती है वो हवा में से बेशक करती है और एक दिन में पवन चक्की चलती है तो करीब 10,000 स्वीट वाटर वो हवा से लेकर के दे सकती है। तो बिजली का भी संकट दूर हो सकता है, पानी का भी संकट दूर हो सकता है। तो गुड गवर्नेंस पर चर्चा करते हुए आप सुन रहे थे नरेंद्र मोदी को, जो पूरे देश के लगभग 1000 जगहों से जुड़े और चाय की चुस्कियों के बीच सुशासन को लेकर बातचीत वो कर रहे थे। अलग अलग मुद्दों पर वो अपनी राय रख रहे थे, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा बंसल न्यूज पर, बने रहिएगा हमारे साथ।